देखिए, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं तो गिरिराज सिंह पर ही बात क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी जी भी तो बोल रहे हैं कि भाई अस्पताल जाने से बीमारी ठीक होती है कि मंदिर जाने से ठीक होती है। तो ये विवादास्पद नहीं है। हिंदुस्तान आस्था का देश है। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वेशभूषा की संस्कृति, अब यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई मंदिर बना रहा है, मंदिर पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, उसका इबादत कर रहा है, तो उस पर हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं है। आस्था है, संविधान भी धर्मनिरपेक्ष है। इसीलिए ये तेजस्वी जी बोलते हैं, ये गलत बोलते हैं, ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटी को वोट लेने की बात कर रहे हैं। इसलिए गिरिराज सिंह कुछ आगे होकर के बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सबसे हमको आपत्ति है तेजस्वी जी के बात पर। वो क्यों मना करते हैं कि राम के मंदिर की पूजा नहीं हो? क्यों नहीं कहते हैं कि राम की पूजा नहीं हो? मैं नहीं मानता हूँ राम को, लेकिन हम किसी को नहीं मना करते हैं। कहते हैं तुम मानो, अपनी आस्था है। यहाँ तो मिट्टी के धोंधा को पूजा लोग करते हैं, तो उसको मना हम लोग करेंगे? तो इसलिए बिहार, हिंदुस्तान की जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष की तगाजा देते हुए, देखते हुए किसी के धर्म आचरण पर बात नहीं करनी चाहिए। जो तेजस्वी जी किए हैं, तेजस्वी जी को अपने वक्तव्य को सुधारना चाहिए। उसके बाद खुद वो माँ बोधि मंदिर कल पहुंचे, पूजा अर्चना किए। क्या लोगों को सिर्फ बताते हैं कि मंदिर? अब देख लीजिए, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो मंदिर पहुँचे तो हम स्वागत करते हैं, ठीक है, अच्छा गया, अपनी आस्था है। लेकिन कोई मना करे तो ये गलत है। तो उसी प्रकार से कोई राम की पूजा करता है, कोई राम मंदिर बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके बारे में अगर कोई कटाक्ष करे तो ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी आस्था है। हिंदुस्तान आस्था का देश है, आवाज़ का नहीं है, सदियों से है ये, परंपरा से बात चली आ रही है। और यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात आई है। सब लोग रह रहे हैं। आज से मुसलमान यहाँ नहीं रह रहे हैं, आज से और लोग धर्म के लोग नहीं रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तुष्टीकरण की बात हुई। इसलिए ये मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी जो एकंगई बात बोले कि राम मंदिर की पूजा की बात होती है या धर्माचरण की बात होती है, वो गलत है या नहीं होना चाहिए। अस्पताल जाना ज़्यादा अच्छा है। तो उसी प्रकार से कोई भी माइनॉरिटी के बारे में भी कोई बोलता है तो उचित बात नहीं। मेरे समझ से, व्यक्तिगत मेरी राय है, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। सर देखिए, इस तरह के ये इंडिया गठबंधन, जिसको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, हम भी मान के चलते हैं। कल भी हमने कहा है एक जगह कि देखिए, एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है काम करने के लिए। हम आज 80 वर्ष के बूढ़ा हैं, लेकिन आज हम फतेहपुर में 3 जगह जा रहे हैं, इस ठंड में भी जा रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि जन सेवा करना। तो उसी प्रकार से चाहे घमंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, तो घमंडिया गठबंधन का एक ही मकसद है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद से हम लोग हटावें। इसके अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है। और यही एक मुद्दा है जिसके चलते उन लोगों में विभेद है, क्योंकि बहुत लोग हैं वहाँ पर जो प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं, चाहे ममता जी का हो, चाहे अखिलेश जी का हो, चाहे उद्धव जी का हो, या फिर हमारे नीतीश जी का हो। तो कहने का मतलब है कि पद एक है, अब अनेक लोग आज ही से ललायित हैं, तो कहाँ एक साथ रहेंगे? झगड़ा होगी ही। इसलिए जो घमंडिया गठबंधन है, उसमें जो पटना में शुरू बैठक हुई थी, उसी समय हमने कहा था कि साहब ये लोग ताश के पत्ते की तरह छिटक जाएंगे, छितरा जाएंगे। आज स्थिति वही हो रही है। इसलिए उनका इरादा सिर्फ ये है कि मुख्य प्रधानमंत्री कौन हो, और दूसरे तरफ जो एनडीए के लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका इरादा बहुत नेक है कि हिंदुस्तान कैसे धर्मगुरु बने। संसार का आज तीसरा अर्थव्यवस्था बन रहा है हिंदुस्तान, इसकी चर्चा वो करते हैं। वो चंद्रयान पर भेजे हैं अपने यान को, इसकी चर्चा करते हैं। सूर्य को 15 लाख दूरी से एग्जामिन करने की बात करते हैं, वो करते हैं। या G20 की बैठक हुई, दर्जनों राष्ट्राध्यक्ष आए, और किस प्रकार से शेर के तरह से हिंदुस्तान एक गुरु के तरह से अपना वहाँ पर मान्यता दिया, और नरेंद्र मोदी को सब कोई मान्यता किए। यहाँ तक हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को पैर छू करके राष्ट्राध्यक्षों ने प्रणाम किया है।
ये भारत की गरिमा है, इसको वो करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि एक तरफ वो बात है कि देश को धर्म गुरु क्या कहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को संसार का प्रथम अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि कहीं भूखमरी नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है। जहाँ बड़े 1,40,1,40 करोड़ का हमारा ये देश है, तो कुछ ना कुछ होते रहता है। तो वो पर कमांड करते हुए आज जब हम विश्व के थर्ड अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी का मकसद है कि विश्व में हम अपना ध्वजा तिरंगा फहरावें बढ़िया से, और यहाँ के लोगों को अमन चैन, किसानों को आज देख रहे हैं कि जो पैसा दिया जा रहा था 6,000 शायद 10,000 करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि आज चला है 5 लाख रुपया तक के गरीबों को मिलता है। तो इंदिरा आवास की भी योजना चल रही है। तो कहने का मतलब यह है, नदी जोड़ने की जो बात आ रही है उस पर ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो एक तरफ देश के विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए इन लोग एक नहीं रहेंगे। और हम कह सकते हैं कि ये लोग चुनाव भी एक होकर के नहीं लड़ेंगे, और चुनाव के बाद आपस में इन लोगों को घमासान होगा। और हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का तो पद खाली नहीं है। हर हालत में नरेंद्र भाई मोदी जी 400 सीट ला करके देश का तीसरा बार प्रतिनिधित्व करेंगे, और बिहार में हम लोग 40 का 40 सीट उनको देने का प्रयास करेंगे। यही है। और इस मायने में ये जो घमंडिया गठबंधन है कहीं नहीं है, दूर दूर तक के हम लोगों के साथ नहीं, सामने नहीं है। देखिए, इस मायने में हम साफ कहना चाहते हैं कि सब कोई चाहता है अपना उत्तराधिकारी बनाना। यहाँ लालू जी परंपरा कायम कर दिए हैं, तो अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं या अपना उत्तराधिकार खोजते हैं तो उनका अधिकार है। उसमें हम लोगों को कहने का ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे समझ से। इसलिए इस पर हम बात विशेष नहीं करेंगे। ये परंपरा कायम हुई है तो परंपरा को फॉलो कर सकते हैं। और बात जहाँ तक यहाँ है, राबड़ी देवी एक गृहिणी थी, घर की पढ़ी लिखी नहीं थी, बावजूद उनको सत्ता सौंपा गया। और जहाँ हेमंत सोरेन का मामला है, उनकी पत्नी बहुत विदुषी है, पढ़ी लिखी है। अगर उसको सत्ता सौंप के जाते हैं या वहाँ का विधायक लोग ऐसा चाहते हैं, तो ये उनके अंदरूनी मामला है। उस अंदरूनी मामला में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे और कोई हो, उसका सम्मान आदमी को करना चाहिए, फेस करना चाहिए। जो आदमी पाक साफ है तो फिर उसको संशय या विरोध का क्या मतलब आता है? फेस करना चाहिए। अगर ये लोग फेस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय संविधान है, उसका वो लोग सम्मान नहीं करते हैं। सर, आप एक ट्वीट किए हैं कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ एकदम ठीक हमने कहा है। और हम बाबा अंबेडकर की बात की चर्चा करते हैं और हम माननीय कांशीराम की चर्चा करते हैं, जिसमें कहा गया था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। आज 76 वर्ष जो हमारी आज़ादी के हो गई, आज ये व्यवस्था कायम नहीं हुई, जिसका कारण है कि आज समूचे हिंदुस्तान का अगर एवरेज लिटरेसी रेट देखा जाता है तो 80% है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की एवरेज देखा जाता है लिटरेसी रेट तो 30% है। तो कहाँ 80% और कहाँ 30%? 76 वर्ष में इतना बड़ा गैप है। और उसमें भी बिहार में 22 जातियां हैं, जिसमें दलित महादलित की बात आई थी। उसका कंसेप्ट हमने ये कहा था, जात का आधार नहीं बनाया था। हमने कहा था कि बैकवर्डनेस का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कौन सबसे डाउन ट्रोडन है। बाबा साहब ने यही कहा था कि शैक्षणिक और सामाजिक जो कुरीति है या पिछड़ापन है, उसी के आधार पर हम पिछड़ा को आंक सकते हैं, यानी वो पैरामीटर हमारा है। और उसमें अगर देखा जाता है बिहार में, तो शेड्यूल कास्ट का, दलित का 30% है साक्षरता दर, और उसमें भुइयाँ, मुसहर, डोम, मेहतर, ये सब जो हैं उनकी साक्षरता दर 15% से नीचे है। क्यों नीचे है? इसलिए कि आज यहाँ दोगली शिक्षा नीति चल रही है। जो अमीर है
वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपया सालाना दे करके पढ़ाता है। और दूसरी तरफ सरकार शिक्षा पर काफ़ी पैसा खर्च करती है, उसके बावजूद भी शैक्षणिक माहौल यहाँ का ठीक नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं के पाठक को। आज बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सवाल जो 50,000, 60,000, 1 लाख का तनख्वाह पाता है और वहाँ के बच्चे कबड्डी खेलते हैं, इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और सरकारी विद्यालय में कौन जाता है? किसी भी गरीब के बच्चा जाता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, फॉरवर्ड का हो, बैकवर्ड का हो, शेड्यूल कास्ट का हो। लेकिन संख्या की बात अगर करते हैं तो शेड्यूल कास्ट में मुसहर की संख्या, भुइयाँ की संख्या सबसे ज़्यादा है। भले गन्ना में उसका नाम नहीं आया हो, लेकिन मानना है कि गन्ना गलत हुई है। अगर बढ़िया से गन्ना होगी तो शेड्यूल कास्ट में बिहार में भुइयाँ मुसहर सबसे ज़्यादा हैं और इसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। आज भुइयाँ मुसहर का लिटरेसी रेट 7% है, महिलाओं का लिटरेसी रेट 3% है। कितनी भारी विडंबना है। और वही पहले तो पढ़ाते नहीं थे, मौका नहीं था। आज भी हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, लगा देते हैं होटल में, चल जाता है बाहर कमाने के लिए। यहाँ शैक्षणिक माहौल नहीं है, इसके चलते वे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए आज जब कुछ बात आई है, हम लोग प्रचार करते हैं कि भाई पढ़ो। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के माध्यम से सबसे जोर लगाते हैं अपने समाज पर कि तुम पढ़ो, और गणना होती है या मतदाता सूची बनती है, उसमें अपना नाम दर्ज कराओ। तुम्हारा नाम कोई दर्ज नहीं करता है, जानबूझ के छोड़ देता है, इसलिए तुमको राजनीति के अधिकार नहीं मिल रही है, ये प्रचार करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में ज़्यादा मुसहर, भुइयाँ और महादलित के बच्चे हैं। इसलिए पाठक जी जो काम कर रहे हैं, हम समझते हैं इनके लिए कर रहे हैं, इसीलिए हमने ट्वीट किया। अब इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चूँकि अभी बैठक नहीं, बात तो नहीं हुई है। हम लोग काम कर रहे हैं कई एक कंस्टिट्यूंसीज में कि जहां हम लोग एनडीए के कैंडिडेट को जिता सकें। अगर हमको सीट मिलेगा तो हम लड़ेंगे, और अगर हमको सीट नहीं मिलेगा तो हम एनडीए के उम्मीदवार को जिताएंगे। इसके लिए हम कम से कम दर्जनों ऐसे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है, उसमें हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। हमारा प्रखंड स्तरीय, हमारा कंस्टिट्यूंसी स्तरीय, हमारा जिला स्तरीय बैठकें चल रही है, सम्मेलन हो रहा है। गया में भी हो रहा है। देखिए 7 तारीख को डोभी में हम लोग करने जाना है। इसके पहले फतेहपुर में हुआ था, बेला में किया था, नवादा में किया है, दरभंगा में किया है। तो हमारी बैठकें का दौर चल रहा है। 7 तारीख, 6 तारीख को कल हमारा वहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक पटना में है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर गए थे, आ गए हैं, उनका संबोधन करेंगे। और 7 तारीख को बैठक यहाँ होगी डोभी में, उसमें हम रहेंगे। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आवें। तो इस तरह से हम लोग ये कर रहे हैं। आज हम दुख सुख में सबके साथ रहे हैं। गया की राजनीति में बचपन से हमने साथ दिया है, रहा है। आज हमको मालूम हुआ है कि फतेहपुर में 3 घटना घटी है। एक सर्वोदयपुरी में 2 कोपल जल करके मर गए हैं। आज एक सीला बड़ुआ गांव है, वहाँ पर बढ़ई जात के जो बैकवर्ड में आते हैं, वो भी पति पत्नी दोनों एक साथ चल मर गए हैं। फिर एक ये बस्ती है तारो या नारो बस्ती है, वहाँ भी एक आदमी मरा है। ये तीनों जगह भी हम जा रहे हैं, मातम पुरसी करने जा रहे हैं। सर पर्यटन के देखिए कल उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी जी आए थे, पर्यटन संबंधी बैठकें की है उन्होंने, और कहा है कि गया में और बोधगया में पर्यटन का विकास हो, ऐसा उनका स्कीम है या ऐसी योजना बना रहे हैं या ऐसा वो कार्य करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार जी की शराबबंदी नीति जो है वो 100 नहीं 200% फेल है। वो सिर्फ गरीबों को टॉर्चर किया गया है, गरीबों को जेल में या कानूनी कार्रवाई शिकंजे में फंसे किया गया है। बड़े बड़े तस्कर लोग मौज मार रहे हैं। हम सदा कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज उन्होंने समीक्षा किया है, हम कहे हैं शायद उस पर ही 3rd समीक्षा किया, जिसमें कहा है कि दारू पिए हुए पकड़ा जाएगा उसको जेल नहीं भेजेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि पिए हुए अगर पकड़ा जाएगा तो जुर्माना लेकर छोड़ देंगे। तो जो मजदूर 500 रुपया डेली कमा के घर जाता है, अगर 50 रुपया का दारू वो पी लिया है और पकड़ा जाएगा और उसको आप 10,000 या 20,000 जुर्माना कीजिएगा तो कहाँ से वो पैसा देगा? नेचुरली उसको जेल जाना ही है और वो जेल जा रहा है।
और दूसरी बात यह है कि आज जितने भी यहाँ आयोजन होते थे, यहाँ अनेक होटल है, होटल का जो व्यापार करने वाला लोग है सब रो रहा है, पैसा लगा है सब होटल बेच रहा है, बैंकों से पैसा लिया है, सब पर बहुत भारी पड़ रहा है। और आज नतीजा हो रहा है कि कोई भी पर्यटक यहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि शराब पार्टियों में, क्योंकि विदेशों में भी होता है, अन्य राज्यों में भी होता है कि वो लोग थोड़ा समानुपातिक रूप में लीकर लेते हैं, और वो चीज़ बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोग बनारस चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं, हजारीबाग चले जाते हैं, या आता है तो दिन भर रहता है फिर चला जाता है। तो जब पर्यटक यहाँ आएंगे ही नहीं, रहेंगे नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा ही नहीं, तो पर्यटन का क्या विकास होगा। और दूसरी ओर जो माननीय नीतीश कुमार जी गंगा उद्भव से गंगा पानी लाने की बात यहाँ पर किया है, तो आज क्या हो रहा है, हम समझते हैं गया को भी 100% पानी नहीं मिल रहा है, और मिलता भी है तो बहुत कम मात्रा में मिलता है। और अगर इंद्रपुर से जो हमने सोचा था कि कैनाल बना करके लाएंगे, घोड़ा घाट में गिरावेंगे पानी, और स्थिति आ जाती है ऐसी कि बीच में तो होता है कि कलरा फैल जाएगा, खोलना पड़ता है, वो पानी सूंघने लायक नहीं होता है। तो वैसी परिस्थिति में ये इनहाइजीनिक काम से बचा जा सकता था, और पानी मंगनी में आता, और हमारा जो पर्यटक होते यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते, और बिहार को हम 6 महीना निश्चित खिलाते, तब पर्यटन का विकास माना जा सकता था। इस पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को, हम सजेशन देना चाहते हैं। नदी के दोनों किनारों में हम सड़क बनावेंगे और बीथों में बांध बनावेंगे, जिसकी संभवता तय कर दी गई थी। यही ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव दोनों आए थे, हमारे तत्कालीन मंत्री थे, तो इन लोगों ने इसकी पॉसिबिलिटी को माना था और कहा था होगा। हम 100 करोड़ रुपया ईयरमार्क भी कर दिया था, और मात्र 700 करोड़ रुपये की योजना थी। 700 करोड़ रुपया में आज अनवरत पानी मिलता है, कोई पावर का मिसयूज नहीं होता। आज जो आ रहा है वहाँ मोकामा से, तो मोकामा से लिफ्ट करेंगे तो गिरेगा घोड़ा घाट, घोड़ा कटोरा में, घोड़ा कटोरा से निकालेंगे तो लिफ्ट करेंगे तो गिरेगा तेतर में, तेतर से लिफ्ट करेंगे तो गिरेगा यहाँ मानपुर में। तो इस तरह से लिफ्ट कर कर के पानी देंगे तो कितनी शक्ति का अपव्यय होगा, और वही अपव्यय अगर शक्ति रुक जाए, उतना पावर बच जाए, तो किसानों को हम 24 आवर्स बिजली दे सकते हैं, फ्री बिजली दे सकते हैं। जो किसानों को हमने कहा था, आज किसान मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, और जो खास करके जो गरीब, जिनको गरीबी सूची के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, उनको दिया जाता था बिजली का कनेक्शन, वो भी 50,000, 60,000, लाख रुपए तक उन पर आज जा रहा है बर्डन। क्यों जा रहा है? क्योंकि बिजली की खपत दूसरे ढंग से हो रही है, और अगर वो बचत हो जाती तो हम उनको फ्री बिजली देते, हम सब गरीबों को फ्री बिजली देते, 5 या 10 एकड़ ज़मीन रखने वालों को फ्री बिजली देते। आज बिहार चमन के साथ रहता, विकास होता। और पर्यटन का जहाँ तक सवाल है, तो जैसा अगर होता जो हम कहा कि दोनों किनारे नदी में सड़क बना देते, बीठों में बांध बना देते, तो आज बिहार बोध गया तक 10 फीट पानी रहता, और वहाँ गया में 25 फीट पानी रहता, 30 फीट पानी रहता। आज नौकायान चलता हजारों, और विदेशी सैलानी लोग आते यहाँ पर, वो पैसा देते, खाते पीते रहते। तो हम बिहार को 6 महीना पर्यटन से ही हम खिला सकते थे, यानी बिहार का बजट का 50% पैसा हम बोध गया से दे सकते थे। तो ये पर्यटन विकास का क्या बात करने आए थे उप मुख्यमंत्री जी? ये बात करते हैं फालतू है, कुछ कर नहीं रहे हैं। जब तक के ये दोनों बात जिसकी चर्चा हमने किया कि इंद्रपुर से जब तक पानी नहीं लाया जाएगा, बीथों में बांध नहीं बनाया जाएगा, ये रबर डैम से काम नहीं चलेगा। रबर डैम तो प्रदूषण फैला रहा है।